आप गलत समझ रहे हैं। फ्रेंड ही है वो। खुशी जी, हर व्यक्ति का आज है तो कल भी रहा होगा और कल भी होगा। कहाँ है वो फ्रेंड? क्या आपको छोड़कर कहीं बाहर गया हुआ है? आयुष ने सवाल दागा। जी जी, उसने शादी कर ली। ओ, आयुष को एक पल को लगा किसी ने उसके दिल पर कस कर मुक्का मार दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह उस लड़की से क्या कहे। आयुष ने चुपचाप उस लड़की की पसंद का गाना लगाया और यादों के सागर में डूबने उतरने लगा। भाभी तो इन दिनों इसी दर्द से गुजर रहा था। ना जाने क्यों उसे उस लड़की खुशी का दर्द अपना सा लगा था। कितना कुछ याद आने लगा उसे। कभी प्यार तो कभी नफरत, कभी मिलन तो कभी ना खत्म होने वाला लंबा इंतज़ार। उसने चुपचाप आंखें मूंद ली और सोच में डूब गया। कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों की तरह होती है, जिन्हें पाने की जीवन भर चाहत होती है। उस चाहत को पाने में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। उसके हाथ भी तो खाली थे अपनी मोहब्बत को पाने से। वह आज भी सोचता था, उसका प्यार इतना कमज़ोर था कि वह हिम्मत नहीं कर पाई। बस कुछ सालों की ही तो बात थी। बस कुछ साल सोचते सोचते वह अतीत में पहुंच चुका था। आयुषी, हाँ आयुषी नाम था उसका। आयुष की आयुषी, कैसी लग रही हूँ मैं? आयुषी ने मुस्कुराते हुए आयुष से पूछा था। आयुष उसके चेहरे में खो सा गया था। लाल सुर्ख जोड़े, माथे पर सिंदूरी बिंदी और मेहंदी लगे हाथों में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मोतियों से कड़ा उसका वो लाल दुपट्टा मानो आसमान के सितारे किसी ने टाक दिए हों या फिर उसके दुपट्टे में आकर समा गए हों। उफ, क्या भला की खूबसूरत लग रही थी वो। वह उसे एक टक देखता रहा और सोचता रहा, मेरा चांद किसी और की छत पर चमकने को तैयार था। तुम हमेशा की तरह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? कोई गवाह चाहिए तुम्हें। आयुष की आंखों में ना जाने कितने सवाल दे रहे थे, ऐसे सवाल जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। आयुषी ने अचकच कर अपनी आंखें फेर ली और बरसक हंसने का प्रयास करने लगी। आयुष उस मासूम हंसी को कभी नहीं भूल सकता था। ना जाने क्या सोचकर वह एकदम से चुप हो गया। उस समय वे दोनों कमरे में अकेले थे। बारात आने वाली थी। सब तैयारी में इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसको तोड़ने की हिम्मत ना आयुष की थी और ना ही आयुषी की। शायद बारात आ गई थी। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था और आयुषी के चेहरे पर बेचैनी भी। वह तेजी से अपनी उंगलियों में दुपट्टे को लपेटती और फिर ढीला छोड़ देती। कुछ था जो उसके हाथों से छूटने जा रहा था। पर आयुषी सोच रही थी, माथे का सिंदूर रिश्ते की निशानी हो सकती है, पर क्या प्यार की भी? तब आयुषी ने ही बोलना शुरू किया। आयुष, शायद तुम्हें मुझसे अपने जीवन से शिकायत हो। शायद तुम्हें लगे भगवान ने हमारे साथ नहीं दिया, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। पर एक बार खिड़की से बाहर उन चेहरों को देखो जो हम मेरी खुशी के लिए कितने दिनों से भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरे पापा से मिल कर देखो, खुशी उनकी आंखों से भर भर छलक आ रही है। और मेरी माँ, वे तो मेरी बलाएं लेती नहीं थक रही। आज अगर हमने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर चुपचाप शादी कर ली होती, तो इतने लोगों को दुख पहुंचाकर कि हम नए जीवन की शुरुआत कर पाते। तुम्हें शायद मेरी बातें आज समझ में ना आए, पर एक ना एक दिन तुम्हें लगेगा कि मैं गलत नहीं थी। हो सके तो मुझे भूल जाना। कितनी आसानी से कह दिया था आयुषी ने, पर क्या यह इतना आसान था? आयुष मुस्कुरा कर रह गया। उसकी मुस्कुराहट में आयुषी को ना पाने का गम, अपने बेरोजगार होने की मजबूरी बार बार साल रही थी। आज खुशी जिन लोगों का दिल रखने की कोशिश कर रही थी, क्या किसी ने उसका दिल रखने की कोशिश की थी? पर वह भी किस हक से उसके माता पिता से उसका हाथ मांगता? कौन अपनी बेटी का हाथ एक बेरोजगार के हाथ में देता?
पर इस दिल का क्या कैसे समझाए उसे। आयुषी की बहनें जयमाला के लिए आयुषी को लेकर चली गई। आयुष काफ़ी देर तक उस स्थान को देखता रहा जहाँ आयुषी बैठी थी। उसके वजूद की खुशबू वह अभी तक महसूस कर रहा था। आयुषी सिर्फ उसके जीवन से नहीं गई थी, उसके साथ उसकी खुशियाँ, उसके होने के मकसद को भी लेकर चली गई। वह तेजी से उठा और भीड़ में गुम हो गया। सारे दोस्त मंच पर फोटो खिंचाने के लिए इकट्ठा थे। वह झट से दोस्तों के साथ मंच पर चढ़ गया। न जाने क्यों आयुषी का चेहरा उतर गया था। एक अजीब सा तनाव और गुस्सा आयुष के चेहरे पर था, जैसे किसी बच्चे से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया गया हो। आयुष आयुषी के दूल्हे के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जैसे वह खुद को बहला रहा था। इस बात को बीते 5 साल गुजर चुके थे, पर लगता कल की ही बात हो। न जाने कितनी ही रातें उसने उसके ख्यालों में बिता दी थी। उसके जाने से कुछ नहीं बदला था। रात भी आई थी, चांद भी आया था, पर बस नींद नहीं आई थी। कितनी बार, हाँ ना जाने कितनी ही बार वह नींद से जाग कर उठ जाता, तब एक बात दिमाग में आती। जब ख्याल और सवाल मन में घुमड़ने लगे तो वो उन अनगिनत सवालों के जवाब बनकर ही सही आ जाती। सच तो यह था कि कोई रात ऐसी नहीं थी जब वह साथ नहीं होती थी। हाँ, ये बात अलग है कि वह साथ होकर भी साथ नहीं होती थी। आयुष को कभी कभी लगता उसके बिना तो रात में भी रात नहीं होती। शायद इसी को इश्क कहते हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी वह उसको माफ़ नहीं कर पाया था। शायद इसीलिए उसे उस लड़की खुशी चावला का दर्द अपना सा महसूस होने लगा था। वीमेंस हॉस्टल की पहली मंजिल की बाईं तरफ की उस आखिरी खिड़की से रोशनी अभी भी आ रही थी और वह परछाई अभी भी उतनी ही बेचैन महसूस हो रही थी। दिन गुजरते रहे, पर उस खिड़की के पीछे रोशनी और परछाई की बेचैनी वक्त के साथ कम नहीं हुई। हाँ, खुशी चावला का फ़ोन और गाने की फरमाई अक्सर ही आने लगे थे। पता नहीं क्यों आयुष को कभी कभी लगता कि कहीं खिड़की के पीछे खुशी चावला तो नहीं। एक मन कहता कि उस खिड़की को खटखटाए और पूछे, आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम्हें सोने नहीं देता। हो सके तो अपने दिल की बात किसी से कह कर तो देखो। बंद दरवाज़ों में सिर्फ घुटन होती है, अंधेरा होता है। कम से कम मन के रोशनदान ही खोल दो। उम्मीद की एक किरण को आने का रास्ता तो दो। पर ना वो खिड़की खुली और ना ही आयुष का सोचना बंद हुआ। इधर कुछ दिनों से खुशी चावला का फ़ोन नहीं आ रहा था। आयुष की नज़र वीमेंस हॉस्टल की उस खिड़की पर गई। आज भी उस कमरे में रोशनी थी, पर शायद उस कमरे में रहने वाले के दिल में कहीं ज़्यादा अंधेरा था। वो परछाई आज कुछ ज़्यादा बेचैन थी। उसके माथे पर रखे हाथ और सिसकते शरीर को उसने अपने केबिन तक महसूस किया था। क्या वो रो रही थी? पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? आयुष बेचैन हो गया। ना जाने क्यों वह हॉस्टल के गेट की ओर बढ़ गया। तभी घड़ी ने 10 बजाए और वह ढिठक कर रुक गया। आयुष का मन ना जाने कैसा कैसा हो रहा था। इधर खुशी चावला का भी फ़ोन नहीं आ रहा था और इधर वो खिड़की वाली लड़की। सब ठीक तो है? कहीं खुशी ने अपने पुरुष मित्र की बेवफाई से दुखी होकर कोई गलत कदम? नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। एक गया तो दूसरा आ जाएगा। किसी एक के लिए कोई ज़िंदगी थोड़ी बर्बाद कर देगा। आयुष ने अपने दिल को समझाया और एक गहरी सांस ली। मन पर एक भारी बोझ लिए वह रिकॉर्डिंग रूम की ओर बढ़ गया। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष, हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम वो जब याद आए लेकर। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमें हर हाल में मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। ज़िंदगी तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमें अपनों का प्यार और अपनों का साथ मिलता है। ये वो पूंजी है जिसे हम जीवन भर संभाल कर रखना चाहिए। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें मोहब्बत मिल जाती है
पर जिन्हें नहीं मिलती उन्हें एक बार पलट कर ज़रूर देखना चाहिए कि उन्हें प्यार करने वाले केवल उसका प्रेमी या प्रेमिका नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो सिर्फ आपके लिए और आपका मुंह देखकर जीते हैं। मान लीजिए, एक बार के लिए मान लीजिए कि किसी वजह से आपको अपना प्यार नहीं मिल पाया, तो क्या आपके जीने का उद्देश्य ख़त्म हो गया? इस पीढ़ी को समझना होगा कि मोहब्बत को पा लेना ही उसकी मंजिल नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हो सकता है कि उस ऊपर वाले ने आपका रॉन्ग नंबर मिलने से बचा लिया। उन्होंने आपके लिए इससे कुछ बेहतर सोच रखा है। आज हम बात करेंगे प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में, दिलकश गानों के साथ। आपका दोस्त आयुष हाजिर है। फिर देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और मुझसे बात कीजिए और मैं सुनाऊंगा आपकी पसंद के गाने। मुझे तुरंत फ़ोन मिलाइए। तब तक आनंद लेते हैं एक खूबसूरत से गाने का। स्टूडियो एक रोमांटिक गाने में डूब गया। एक के बाद एक फ़ोन आते जा रहे थे और आयुष उनसे बात करता, फिर कभी उनकी फरमाइशें या फिर खुद की पसंद का गाना सुनाता रहा। ना जाने कितने फ़ोन कॉल्स आए, पर जिस फ़ोन का इंतज़ार था वह बादलों में चांद की तरह छिपा उसके साथ अठखेलियाँ कर रहा था। कोई इतना निर्मोही कैसे हो सकता है? हॉस्टल की उस खिड़की से अभी भी रोशनी आ रही थी। कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में था। तभी स्टूडियो के सन्नाटे को तोड़ते फ़ोन की आवाज़ गूंजी। हेलो हेलो, मैं आरजे आयुष, आपके पसंदीदा प्रोग्राम वो जब याद आए लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से बोल रही हैं? आयुष जी, मैं खुशी बोल रही हूँ। आयुष खुशी से सीट से उछल पड़ा। उसकी जान में जान आ गई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि वह ठीक है। पागल है ये लड़की, जान निकाल दी थी इसने। सामने होती तो कस कर एक थप्पड़ लगा देता। ये कोई तरीका है? जब चाहा प्रकट हो गए और जब चाहा गायब। कितना कुछ कहना, समझना और पूछना था कि वह कहाँ गायब हो गई थी इतने दिन, पर किस हक से? उसने तो उसे देखा भी नहीं था। उसकी नज़र हॉस्टल की खिड़की की तरफ चली गई। वह तो बस इतना ही जानता था कि वह इसी शहर में किसी वीमेंस हॉस्टल में रहती है। वैसे भी वह है कौन? हक क्या है उसका? आयुष ने अपने आप को संभाला। गुड इवनिंग खुशी जी, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में सूनापन था। खुशी जी, आप तो अपने दोस्त और होस्ट को भूल ही गई। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा व्यस्त थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में अपने को व्यस्त रखना एक बहुत बड़ा टास्क है। और सुनाइए, आज सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो देखी। वह अपनी बीवी के साथ था, मनाली घूमने गया है। उसकी आवाज़ में दर्द था, जिसकी टिश आयुष ने भी महसूस की। ओके, यह तो अच्छी बात है। अपनी बीबी के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। होना ही चाहिए, नई नई शादी हुई है, ज़िंदगी जीने का हक तो सभी को। पर मैं खुशी का कंठ भर आया। आवाज़ लड़खड़ाने लगी। खुशी की आवाज़ मध्यम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने ज़रा सी संतावना दी तो वह रो पड़ेगी। आयुष ना जाने क्यों एकदम से कठोर हो गया था। आयुष उसकी हर बात को काटता जा रहा था। आयुष को लग रहा था उसे उसकी बात अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह जानता था कि अगर उसके दर्द को सहारा दिया तो वह टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।